Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum, and today our topic is from the poem on killing a tree. We have already gone through the poem and its textual questions, and in this very video I am going to explain for you its literary devices, and also we have to discuss some questions and also to write a 300 word presentation on any of the following topics. तो सबसे पहले जो हम देखेंगे that is learning about the literary devices. We have to look at the literary devices used by the poet in this very poem. Beginning with the title, what are the words and images that are suggestive of violence in the poem? जो पोइम का टाइटल है ऑन किलिंग ए ट्री, वो बजाते खुद वायलेंस की तरफ रेफ़र कर रहा है दिस वेरी टाइटल. और जो पोइम में कुछ वर्ड्स आए हैं या इमेजेस जो फिगरेटिव लैंग्वेज शायर ने इस्तेमाल की है, दैट आर सजेस्ट ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस को दर्शाते हैं, वायलेंस को रेफ़र करते हैं, हमको वो चीज़ें देखनी है. ऐसे अल्फाज या ऐसे इमेजेस दैट आर सजेस्टिव और दैट आर रेफरिंग टू द वायलेंस और वायलेंट एस्पेक्ट इन दिस वेरी पोइम. जो वो वर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं. द वर्ड सजेस्ट ऑफ वायलेंस इन द पोइम, और पोइम में जो ऐसे अल्फाज आए हैं जो वायलेंस तशद्दुद की तरफ या रेफ़र कर रहे हैं, वो इस तरह से है. किलिंग ए ट्री, सबसे पहले जो किलिंग ए ट्री दैट इज़ इट्स सेल्फ रेफरिंग टू द वायलेंस. जैब ऑफ नाइफ, टू हिट बाय द नाइफ, चाकू से मारना. हैक एंड चॉप, काटना और वो पीसेस करना. ब्लीडिंग बार्क, जो इसकी वो छाल होती है पेड़ की, वो ब्लीडिंग जिसमें से जैसे वो खून बह रहा होता है. पुलिंग, खींचना, किसी चीज़ को उखाड़ना. रोपड एंड टाइड, किसी चीज़ को रस्सी से बांधना. स्नैप्ड, ब्रिंग आउट, किसी चीज़ को उखाड़ना. स्कॉर्चिंग, सुखाना. चोकिंग, किसी चीज़ की जो ग्रोथ है उसको रोकना. जस्ट लाइक, किसी का दम घोटना. विदरिंग, मुरझा जाना या लूजिंग वन दिस फ्रेशनेस, जो किसी चीज़ की फ्रेशनेस है, ताजगी, वो ख़त्म हो जाना. सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस वेरी पोइम दैट आर रेफरिंग टू द वायलेंस और वायलेंट एस्पेक्ट. जो वायलेंस है, वायलेंट एस्पेक्ट उसकी तरफ रेफ़र कर रहे हैं. इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्कशन. यू हैव टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन विद योर क्लासमेट्स. द पॉइंट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज़ नॉट सो इजी, डू यू एग्री. जो यहाँ पे पॉइंट है, गिव पाटिल है, वो कह रहा है कि किसी पेड़ को किल करना, मारना, ये उतना आसान नहीं है जितना ये लगता है. डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री करते हो. तो ये क्वेश्चन जो है यू हैव टू गिव योर ओवन व्यू. जबकि एक व्यू है कि एक पेड़ को ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको जड़ से उखाड़ना है और वो ख़त्म हो जाएगा. बट देयर इज़ अ सेकंड व्यू दैट सेज दैट इट इज़ नॉट ईजी टू किल अ ट्री इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. मुख्तसर वक्त में एक पेड़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए काफ़ी समय चाहिए. आपको उसकी जड़ें उखाड़नी है, फिर उसको सुखाना है, स्कॉर्चिंग एंड विदरिंग, तभी जाके ये ख़त्म हो जाएगा ताकि ये फिर से ना उग सके. डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री करते हो. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो पेड़ है यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट एक तरह से हमें ये भी कह रहा है दैट वी हैव टू स्टॉप किलिंग द ट्रीज़. हमको अब बंद करना है जो हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है. तो एक तो उस सिमत में रेफरेंस है, और दूसरा यहाँ पे ये किलिंग ऑफ ए ट्री एक सिंबल के तौर पे शायर ने लिया है. एक्चुअली ही इज़ टॉकिंग ऑफ द इवल, वो बुराई की बात कर रहा है. किसी बुराई को ख़त्म करना आसान नहीं होता है, उसको जड़ से उखाड़ना है. चाहे वो आपके अंदर की बुराई है, हमारे जो अंतर की बुराई है, या जो सोसाइटी में कोई चीज़ प्रेवलेंट है, कोई बुराई है, कोई गलत चीज़ है, तो उसको ख़त्म करना ये आसान नहीं है. इसके लिए काफ़ी समय चाहिए और उसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, जड़ से साफ़ करना पड़ता है, तभी ये ख़त्म हो जाएगा. डू यू एग्री, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो दैट किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ नॉट सो ईजी, किसी पेड़ को किल करना इतना आसान नहीं है. यू हैव टू गिव योर व्यूज़, देयर मे बी वेरिएशन इन द व्यूज़, देयर मे बी डिफरेंस इन योर व्यूज़. हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती हैं जो एक दूसरे से अलग हो सकती है. सो यू हैव टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन विद योर क्लासमेट्स, विद योर टीचर इन योर क्लासरूम, एंड यू हैव टू गिव योर व्यू, गिव योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दिस वेरी क्वेश्चन दैट इज़ किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ नॉट सो ईजी, वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट. तो इसके बाद जो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज़ मेक अ 300 वर्ड प्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग. आपको 300 वर्ड प्रेजेंटेशन, 300 वर्ड, 300 अल्फाज पे मुश्तमिल एक प्रेजेंटेशन, एक तरह का वो ऐसे बनाना है ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कोई भी टॉपिक जो आप चूज़ करते हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो दुनिया में दिन ब दिन ये गर्मी बढ़ती जा रही है. हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट ए ग्रीनर एंड हेल्दियर अर्थ, कैसे मैं इस प्लैनेट को एक ग्रीनर
और हेल्दियर बना सकता हूँ, सरसब्ज शादाब बना सकता हूँ, क्लीन बना सकता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ स्मोक एंड फ्यूल ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो धुआं है और जो फ्यूल है, तो जो ईंधन जलाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में, कारखानों में, अलग अलग जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है ऑफ द स्मोक, जो इससे धुआं निकलता है, और जो ये फ्यूल है, इंसान का जो हेल्थ है, इंसान की जो सेहत है, इस पे क्या असर है। देन देयर इज़ व्हाट आर द एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स दैट यूर सिटी फेसेस, या आपको इस पे एक प्रेजेंटेशन बनानी है कि जो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हैं, माहौलियाती जो नुकसान पहुंच रहे हैं, दैट यूर सिटी फेसेस, जो आपकी सिटी को हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या इस तरह की कोई चीज़ें। इन व्हाट वे फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर, कैसे आपको लग रहा है कि ये जो फेलिंग ऑफ ट्री हैं, जो दिन ब दिन पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, दिस इज़ एन एनवायरमेंटल हज़ार्ड, ये एक माहौल के लिए एक हज़ार्ड है, एक नुकसान है, एक तबाही है। फाइंड आउट द एनवायरमेंटल रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स इन द लीडिंग लोकल डेलीज, पेस्ट द पिक्चर्स एंड रिपोर्ट्स ऑन योर नोटबुक्स। यहाँ आपको जो आपके लोकल डेलीज हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें से जो एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, कोई भी आर्टिकल है, कॉलम है या कोई न्यूज़ है, तो आपको उसकी जो पिक्चर्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं, वो आपको अपनी नोटबुक पे चिपकाने हैं, लगाने हैं। तो मैंने जो इसका क्वेश्चन, इनमें से जो क्वेश्चन मैंने जिसका मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, दैट इज़ इन व्हाट वे फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड, कैसे जो ये पेड़ों की कटाई है, ये माहौल के लिए एक तबाही है, एक बर्बादी है, एक नुकसान है। और इसका जो मैंने आंसर लिखा है वो यहाँ पे है, इस तरह से है। ऑन किलिंग ए ट्री लेसन है, मेक ए 300 वर्ड प्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने इन व्हाट वे फेलिंग ऑफ ट्री इज़ एन एनवायरमेंटल हैज़ार्ड, कैसे ये जो पेड़ों की कटाई है, ये माहौल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह एक काम है। और इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है, दैट इज़ लाइक दिस। डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इन अ लार्ज नंबर। जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई है, डिफॉरेस्टेशन है, वो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते हो और जितने उतने ज़्यादा उग नहीं पाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ ऑलवेज बीन ए थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, डिफॉरेस्टेशन हमेशा से हमारे माहौल के लिए एक थ्रेट है। बट स्टिल मनी पीपल आर कंटिन्यूइंग दिस इल प्रैक्टिस, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। मोर ओवर डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, एट सम सेल्फिश पीपल हैव टू फिल देयर पॉकेट्स। डिफॉरेस्टेशन जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस, जो एनवायरमेंटल के एक बैलेंस है, एक तवाज़ुन है, उसको डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ खुदगर्ज लोग पैसे कमाने के लिए ये काम करते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट इवन थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, और वो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग काउंटर मेजर्स टू अवॉइड द हार्म टू द एनवायरमेंटल लॉसेस। इसलिए दुनिया में जो भी कंट्री हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, तो वो इसको काउंटर करना चाहती हैं, ताकि कुछ मेजर्स एंड टेकिंग सम मेजर्स, कुछ ऐसे इकदाम करना चाहती हैं जिससे ये जो एनवायरमेंटल लॉसेस हैं उनको कम किया जा सके। द मेन पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ टू इंक्रीज द लैंड एरिया। जो मेन पर्पस है डिफॉरेस्टेशन का, वो लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए भी होता है, और कभी कभी जो ये लकड़ी है इसको बेचकर पैसे कमाना भी होता है। ऑल्सो दिस लैंड एरिया इज़ टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज़, और उसका जो मेन एक मकसद है, दैट इज़ टू सेट अप इंडस्ट्रीज, नए नए कारखाने, इंडस्ट्रियल जो ये कारखाने होते हैं उनको सेट करना। एंड दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसका जो सबसे बड़ा एक रीज़न है, दैट इज़ पॉपुलेशन इंक्रीज। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है या उसका एरिया है, उस पर प्रेशर पड़ता जाएगा। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑल्सो इंक्रीज। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। सो रिच बिजनेसमैन सेट अप दीज इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज प्रॉफिट। इसलिए बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो प्रॉफिट कमाने के लिए ये जंगलों की कटाई करते हैं, या ऐसी लैंड का हुसूल चाहते हैं जहाँ कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे, या जो फॉरेस्ट के एरिया में आता है। तो इसके जो हज़ार्ड्स हैं, इसके जो नुकसान हैं, वो इस तरह से हैं। देयर आर मनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सम ऑफ देम आर बिलो। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान थे, और इसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले जो इसका एक बड़ा इशू है, दैट इज़ सॉइल इरोजन।
जो हमारी अर्थ का ऊपर का जो लेयर है जो बड़ा फर्टाइल होता है जिसमें से ये सभी उगता है, तो सबसे पहले इसका इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोजन से मुराद है जो अपर लेयर है इस सॉइल का, उसका अगर इरोजन हो जाए, उसका अगर वो उससे कट जाए। इट टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज रिमूविंग ऑफ ट्रीज दैट बाइंड द सॉइल। ये तब होता है जब हम पेड़ों को काटते हैं जो इस सॉइल को बाइंड किए हुए होते हैं, पकड़े हुए होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन विंड एंड वाटर कैरीज अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। और डिफॉरेस्टेशन का जो सबसे पहले जो रिजल्ट आता है वो ये कि जो विंड है, चाहे वो हवा है या पानी है, तो वो इसका जो टॉप लेयर है इस सॉइल को उसको अपने साथ उखाड़ के ले जाता है। मोर ओवर डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी वजह से जो डिजास्टर्स होती हैं, लैंडस्लाइड्स जो होती हैं, जो पस्सियाँ गिराती हैं, वो इसकी वजह से भी होती हैं क्योंकि ये जो पेड़ हैं उनकी जड़ें अब इस काबिल नहीं रहती हैं कि वो इस ज़मीन को पकड़ सके, उसको होल्ड कर सके। फर्दर मोर सॉइल इरोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फ्लड्स। और जो सॉइल इरोजन है इसके अलावा जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फ्लड्स। जो फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम हैवी रेनफॉल इज गश डायरेक्टली टू द प्लेन्स। इसकी वजह ये होता है कि अब ट्रीज़ अगर नहीं हैं तो वो जो रेनफॉल होते हैं, हैवी रेनफॉल्स, और जो पानी बहुत ज़्यादा आता है उसको वो रोक नहीं पाते हैं डायरेक्टली टू द प्लेन, जो सीधा फिर प्लेन्स मैदानी इलाकों में चला जाता है। एंड दैट कॉजेज फ्लड्स। दिस रिजल्ट इन डैमेजिंग ऑफ कॉलोनीज वेयर पीपल आर लिविंग। इसका जो एक नतीजा ये भी निकलता है कि जो फिर कॉलोनीज़ होती हैं, बस्तियाँ होती हैं, उनको भी डैमेज होता है, उनके लिए भी ये फिर मसले हो जाते हैं ड्यू टू दिस फ्लड एंड ड्यू टू दिस डिफॉरेस्ट्रेशन एंड ड्यू टू दिस एरोजन। तो इसका ये एक इसका रिजल्ट है। सेकंड इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन कॉज ऑफ द चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। दुनिया का आज एक जो बहुत बड़ा इशू है जो साइंटिस्ट अभी बोल रहे हैं, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। जो एवरेज में अर्थ टेम्परेचर जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग टू 1 or 2 डिग्रीज कह रहे हैं कि यहाँ कुछ, तो वो एक बहुत बड़ी तबाही अपने साथ ले आएगा। दीज सीजन्स आर नाउ गेटिंग डिलेड। इसका जो एक नतीजा ये भी है कि जो सीजन्स होते हैं जो बिल्कुल अपने अपने टाइम पे होते थे, उनका अभी कोई वो फिक्स टाइम नहीं रहा। दे आर गेटिंग डिलेड और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। मोरओवर देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन दियर टाइम पीरियड। जो उनका टाइम पीरियड होता था, किस टाइम में कौन सा सीज़न होता था, उनमें अभी एक इम्बैलेंस आ गई है। वो अपने टाइम पीरियड पे वैसे नहीं आ रहे हैं। देयर टेम्परेचर्स आर रीचिंग दियर एक्सट्रीम पॉइंट्स। जो टेम्परेचर्स हैं वो एक्सट्रीम पे हो रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है या फिर सर्दी भी बहुत ही शदीद आ रही है। फर्दर मोर द ग्लेशियर्स इन द हिमालयन रेंजेस आर मेल्टिंग। और ख़ासकर अगर हम एशिया की बात करें, जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। एज अ रिजल्ट फ्लड्स आर अफेक्टिंग द हिली रीजन्स ऑफ आवर कंट्री एंड द पीपल लिविंग देयर। और इसका जो नतीजा है, जो फ्लड्स हैं, सैलाब हैं, वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं जो हमारे हिली रीजन्स हैं इस कंट्री के और लोग जो वहाँ पर रहते हैं। मोर ओवर द रेशियो ऑफ वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ आल्सो डिक्रीजिंग। इसके अलावा जो रेशो है पानी का जो सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए, ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम मात्रा में है इन दिस वेरी अर्थ, उसकी वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, वो भी दिन ब दिन कम हो रहा है। जैसे हमने इस साल अगर हम कश्मीर की बात करें, जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के लिए पानी था वो उतना ज़्यादा नहीं था, तो इससे बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। इम्पैक्ट ऑन वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू दिस डिफॉरेस्टेशन सिंस थ्रू इंस्पायरेशन ट्रीज रिलीज सॉइल वाटर इनटू द एनवायरनमेंट। तो जो रेस्पिरेशन है इसकी वजह से जो ट्रीज़ हैं वो सॉइल वाटर जो रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में। तो दिस कटिंग ऑफ देम इज़ डिक्रीजिंग द रेट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। जितना हम पेड़ों को काटेंगे उतना ज़्यादा जो पानी है या ऑक्सीजन है उसकी जो मात्रा है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो क्लाउड्स आर नॉट गेटिंग फॉर्मड। इसकी वजह से जो क्लाउड्स हैं उन पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। एज अ रिजल्ट द एग्रीकल्चरल ग्राउंड्स आर नॉट रिसीविंग प्रॉपर रेनफॉल। तो जितने ज़्यादा आप पेड़ काटोगे वो उतनी रेनफॉल कम होती जाएगी। देयरफॉर इट इज़ इनडायरेक्टली अफेक्टिंग ह्यूमन्स ओनली। तो इसका भी एक नतीजा आएगा कि जो भी जितनी ज़्यादा आप पेड़ काटोगे उतनी ज़्यादा एक वो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, और वो इलाके जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती थी वहाँ
ये वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, अब बारिश उस तरह से नहीं आएगी। एंड फाइनली देयर इज़ द फोर्थ वन, ए ग्रेट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट का एक अहम जुज़ है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा थ्रेट करती हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एज वेल। डिफॉरेस्टेशन का एक रिजल्ट ये भी है कि वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी अफेक्ट करेगा। मनी एनिमल्स लाइक डोडो, सैबर टूथड कैट, तस्मानियन टाइगर आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। कुछ ऐसे जानवर जैसे वो डोडो होता था, जो एक तरह वो बतख की तरह का, जस्ट लाइक डक एक जानवर था, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया है। साबर टूथड कैट, ये भी एक कैट था, एक ख़ास किस्म का। तस्मानियन टाइगर, ये एक टाइगर का एक उसका ही स्पीशीज़ थी, तो सब स्पीशीज़, तो ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फर्दर मोर सम एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के ख़त्म होने के दहाने पे पहुंच चुके हैं। दैट इज़ बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट और देयर प्लेस ऑफ लिविंग। इसका जो सबसे अहम जो रीज़न है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो जंगल था या उनकी जो रिहाइश थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यहाँ पे वो रहते थे, वो बिल्कुल वैसे नहीं रही, तो वो भी वक्त के साथ एक्सटिंक्ट होते गए, वुलनरेबिलिटी में आ गए। सो दीज आर सम ऑफ द हैज़ार्ड्स मेंशन्ड हियर दैट एनवायरनमेंट हैज़ टू फेस इन केस ऑफ फैलिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन। सो ये कुछ ऐसे हैज़ार्ड्स हैं, कुछ ऐसे नुकसान हैं जो यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, दैट एनवायरनमेंट हैज़ टू फेस, जो हमारे माहौल, हमारे इस क्लाइमेट को फेस करने हैं, एनवायरनमेंट प्लैनेट अर्थ को फेस करने हैं इन केस ऑफ फैलिंग ऑफ ट्रीज। अगर हमारी जो ये ट्रीज़ हैं ये वैसे ही फेल होते गए, गिरते गए, कटते गए, या डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होती गई, तो ये सब इश्यूज़ दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। चाहे वो सॉइल इरोजन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस है, या वाइल्ड लाइफ का जो ख़त्म होना है, ये सब चीज़ें इसके साथ बढ़ती जाएंगी। सो देयर इज़ द नीड टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, प्रिजर्व आवर इकोसिस्टम्स। ओनली देन दिस प्लैनेट इज़ गोइंग टू गो अहेड, आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट विल मूव अहेड। तभी हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, पॉस्टरिटी है, उनके लिए भी कुछ बचेगा। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी लेसन ऑन किलिंग अ ट्री, और इसके जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने देख लिए। एंड फाइनली देयर इज़ अ कोट बाय G.M. हॉपकिंस, फैलिंग ट्रीज बाय G.M. हॉपकिंस। ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं। दिस इज़ अ poem by G.M. हॉपकिंस दैट यू नीड टू read. कोट, आई थिंक आई शैल नेवर सी अ पोइम एज लवली एज अ ट्री। जॉयस किलमर ने लिखा है कि मैंने शायद ही कोई ऐसी खूबसूरत पोइम देखी है एज लवली एज द ट्री, इतनी ज़्यादा लवली जितना एक ट्री होता है। सो दिस इज़ ए कोट बाय दिस जॉयस किलमर। एंड देन देयर इज़ अ टंग ट्विस्टर, पिक अ पार्टनर एंड प्रैक्टिस पासिंग, फॉर इफ़ यू पास प्रोफिशेंटली परहैप्स यू विल प्ले प्रोफेशनली। सो दिस इज़ टंग ट्विस्टर दैट यू नीड टू स्पीक, दैट यू नीड टू प्रोनाउंस। सो डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे इसके कुछ क्वेश्चंस। दैट वाज दिस पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, एंड फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस पोएम। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। ये जो लेसन है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, या इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, या जो डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।